हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन करवाकर वापस आने के बाद जब मुझे पता चला कि मुझे लंग कैंसर है, तो मैंने सबसे पहला काम यह किया कि जिस सीनियर से मैं 8 साल से चुपचाप प्यार करता था, उसे अपने घर ले आया। 1 महीना बीत गया और मैंने पाया कि थोड़ी कमजोरी के अलावा मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तभी हॉस्पिटल से फोन आया और बताया गया कि मेरा बॉडी चेकअप रिपोर्ट किसी और की रिपोर्ट से बदल गया था। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। ये सुनते ही मैं पूरी तरह घबरा गया। बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही उस महिला को देखते हुए मैंने अपने दिल में एक बड़ा फैसला कर लिया। विदेश में 3 साल बिताने के बाद मैं देश लौट आया था। एक कंपनी सोशल इवेंट खत्म होने के बाद मेरे सहकर्मियों ने मुझे शराब पिला दी। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों में वही चैन बंधी हुई थी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। फर्क बस इतना था कि इस बार मेरे पास 2 लोग थे, एक बड़ी और एक छोटी। मैं अपने सीनियर से अपने दिल की बात तक नहीं कह पाया था। 1 महीने बाद मैं मरने वाला था। यह सोचकर घर लौटते समय मैं लगातार रोता रहा। टैक्सी ड्राइवर समझ गया था कि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। उसने मेरी हालत देखकर शायद अंदाजा लगा लिया था कि क्या हुआ है। उतरने से पहले उसने अचानक मुझसे कहा, नौजवान, दुनिया में कोई मुश्किल ऐसी नहीं होती जिसे पार ना किया जा सके। सबसे जरूरी है वर्तमान में जीना। खाली विला में वापस लौटकर जहां सिर्फ मैं अकेला था, मैंने अचानक एक बड़ा फैसला कर लिया। ड्राइवर सही कह रहा था, वर्तमान में जीना चाहिए। मैंने अपना फोन निकाला और एक सिल्वर चेन ऑर्डर कर दी। मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा था। मैं कोई पछतावा छोड़कर नहीं जाना चाहता था। डिलीवरी बहुत जल्दी आ गई। खाना खत्म करते करते पैकेज भी पहुंच चुका था। हाथ में पकड़ी सिल्वर चैन को देखते हुए मैंने हिम्मत जुटाई और वीचैट के सबसे ऊपर मौजूद चैट खोल दी। सीनियर, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, क्या आप आकर मेरा ख्याल रख सकती हैं? मैसेज भेजते ही तुरंत जवाब आ गया। दूसरी तरफ की व्यक्ति आधे घंटे के अंदर मेरे घर पहुंच गई। इस दौरान मैंने पहले इस्तेमाल की गई स्लीपिंग पिल्स पानी में मिला दी और सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने उत्साहित भावों को दबाते हुए मैंने दरवाजा खोला। सामने जो दिखाई दिया वह प्रोफेशनल अटायर पहने एक महिला थी। उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें थी। साफ था कि वह काम खत्म होते ही जल्दबाजी में यहाँ चली आई थी। ये देखकर मेरे दिल में अपराध बोध उठा, लेकिन जल्द ही मैं फिर दृढ़ हो गया। अंदर आते ही उसने चिंतित चेहरे के साथ मुझे सोफे तक खींच लिया। जूनियर, तुम्हें कहाँ परेशानी हो रही है? मैं अब भी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। उसके चेहरे पर चिंता देखकर मेरी आंखें नम हो गई। इस महिला का नाम जियन शुए था। वह मुझसे 6 साल बड़ी थी। 14 साल की उम्र में जब मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब इसी सीनियर ने मुझे अपने पास रखा और कॉलेज तक मेरी देखभाल की। ग्रेजुएशन के बाद मैं उसकी कंपनी में असिस्टेंट बन गया। इन वर्षों में उसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा था। वह मेरे दिल की पूरी दुनिया थी। जिस घर में मैं अब रहता था वह भी पहले उसी का था, लेकिन 18 साल का होने के बाद उसने जन्मदिन के उपहार के रूप में वह मुझे दे दिया था। उसने कहा था कि भविष्य में जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो वह हमें परेशान नहीं करेगी। लेकिन जिस सर्दी की रात उसने मुझे बर्फ से उठाकर विला तक पहुंचाया था, उसी दिन से मेरे लिए किसी दूसरी महिला से प्यार करना असंभव हो गया था। अब जबकि मुझे लास्ट स्टेज लंग कैंसर बताया गया था, शायद मौत का सामना करने से मुझे ज्यादा हिम्मत मिल गई थी। जूनियर, कुछ बोलो, आखिर कहाँ तबीयत खराब है? मुझे डरा मत। जब उसने देखा कि मैं सिर्फ चुपचाप उसे देख रहा हूँ और जवाब नहीं दे रहा, तो उसकी आवाज चिंता से भर गई। सेस, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं धीरे धीरे सब बताता हूँ। मैंने गहरी सांस ली, अपने अपराध बोध को दबाया और जबरन मुस्कुराया, उस चेहरे को देखते हुए जो किसी सितारे से भी ज्यादा सुंदर था। मेरा निश्चय और मजबूत हो गया। वैसे भी मैं 1 महीने बाद मरने वाला था, तो क्यों ना एक दांव लगा लूं। जान शुए सचमुच काम से थकी और प्यासी थी। उसने कप लिया और स्लीपिंग पिल्स मिला हुआ पानी एक ही बार में पी गई। अब जल्दी बताओ। खाली कप देखकर मैंने राहत की सांस ली और फिर गंभीर हो गया। मैं आपको पसंद करता हूँ। जिस दिन आपने मुझे अपने पास रखा था, उसी दिन से मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या हम साथ रह सकते हैं? मैं सीनियर को एक मौका देना चाहता था। मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता था।
और ना ही चाहता था कि वह मुझसे नफरत करे। लेकिन हकीकत ने मुझे जोरदार झटका दिया। अंशुई मेरे अचानक किए गए इजहार को सुनकर पहले स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला। इतना कहकर जी आंशुए ने अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ गई। ये देखकर मेरी आंखों की चमक फीकी पड़ गई, दिल में कड़वाहट भर गई। तो आखिर मुझे ठुकरा ही दिया गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह पीछे की ओर गिरने लगी। मैं पहले से तैयार था और तुरंत उसे संभाल लिया। अपनी बाहों में सोई हुई महिला को देखकर मेरे भीतर का उत्साह काबू से बाहर हो गया। मैंने खरीदी हुई चैन निकाली और उसे उसके एंकल में बांध दिया। उसके बाद मैंने उसका फोन खोला, उसकी सेक्रेटरी वाली चैट ढूंढी और टाइप किया, सेक्रेटरी मुझे 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इस दौरान मुझसे संपर्क मत करना। फिलहाल मैं कंपनी जूनियर के हवाले कर रही हूँ। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज देना, मैं जूनियर से अपनी तरफ से साइन करवा दूंगी। सामने से बहुत जल्दी जवाब आया, ओके। जवाब देखकर मैं मुस्कुराया। सौभाग्य से ग्रेजुएशन के बाद मैं सीनियर का असिस्टेंट बन गया था, इसलिए कंपनी में बहुत से लोग हमारे रिश्ते के बारे में जानते थे। सेक्रेटरी को इस बात पर शक नहीं होता कि मैं उसकी तरफ से साइन करूंगा। मैंने थोड़ा सामान व्यवस्थित किया। सबसे जरूरी बात यह थी कि मैंने पेन किलर्स साथ रख लिए। मुझे सच में दर्द से बहुत डर लगता है। बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही महिला को देखते हुए मेरा दिल लगातार धड़क रहा था। मैं 8 साल से सीनियर को पसंद करता था। मैंने हमेशा उसे सिर्फ सीनियर के रूप में देखा था। आज आखिरकार मुझे उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोने का मौका मिला था। रात के 11 बजे बज चुके थे। मैंने अपना हाथ उसके चारों ओर रखा और धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह जियांशुए धीरे धीरे जागी। जैसे ही उसने आंखें खोली और अपना माथा सहलाने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर किसी मजबूत बाहों की पकड़ में है। ऊपर देखकर उसने सामने मौजूद चेहरा देखा। मुझे देखते ही उसका चेहरा पहले पीला पड़ गया, फिर गुस्से से लाल हो उठा। उसने सोते हुए मुझे सीधे बिस्तर से नीचे लात मारकर गिरा दिया। गुफान, मुझे छोड़ दो, आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। जियांशुए उठकर कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन उसके एंकल के पास महसूस हुई ठंडी धातु ने उसे चौंका दिया। सिल्वर चेन देखते ही वह गुस्से से कांप उठी। इससे भी बुरा यह था कि उसके कपड़े पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। हालांकि अपने शरीर में कोई असहजता महसूस ना होने पर उसने राहत की हल्की सांस ली। मुझे सिर सहलाते हुए जागते देखकर उसने दांत भींच ली। जैसे ही वह मुझे डांटना चाहती थी, मैंने उसके हाथ पकड़ ली। मैं अब भी कुछ क्षण पहले तक सीनियर के साथ एक मीठे सपने में डूबा हुआ था। तभी उसकी लात से अचानक जाग गया। होश में आते ही मैंने उसकी गुस्से भरी आवाज सुनी। मुझे पहले से पता था कि जागने पर वह नाराज होगी, लेकिन फिर भी दिल में दर्द हुआ। मेरी आंखें धुंधली हो गई। मैं यहाँ तक आ चुका था, अब पीछे नहीं हट सकता था। वैसे भी मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा था। 18 साल बाद फिर नया इंसान बन जाऊंगा। अचानक मैंने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा, लेकिन तुरंत नजरें झुका ली। बूफान, तुम कमरे के पर्दे खींचे होने की वजह से वहां हल्का अंधेरा था। 8 साल तक सीनियर से छिपकर प्यार करने के बाद मैं इस आखिरी महीने में कायर नहीं बनना चाहता था। जब मैं दोबारा संभला तो पाया कि सीनियर बिना किसी भाव के मुझे घूर रही थी। मैं कुछ पल उसकी नजरों से बचता रहा, फिर जल्दी से बात बदल दी। सीनियर, आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। जी अंशुए जब गुस्से में नहीं होती थी तभी सबसे ज्यादा डरावनी लगती थी। मैं तुरंत उठ बैठा, जल्दी से कपड़े पहने और बेडरूम से निकल गया। कमरे में जी अंशुए मेरी जाती हुई पीठ को जटिल भावों से देखती रही, फिर फर्श पर बिखरे कपड़ों की ओर देखा। उसके कान हल्के लाल हो गए और आखिर में उसने बेबस होकर एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अलमारी से मेरी एक सफेद शर्ट निकाली और वॉशरूम में चली गई। अच्छी बात यह थी कि मैंने जो चैन खरीदी थी वह इतनी लंबी थी कि वह पूरे विला में आराम से चल फिर सकती थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मैं एक कटोरा पोरिज लेकर बेडरूम में लौट आया। तब तक जियांशुए नहा चुकी थी और मेरी शर्ट पहने हुए थी। उसे उस रूप में देखकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके लंबे काले बाल
अभी भी गीले थे। पानी की बूंदें शर्ट के कॉलर को भिगोते हुए उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी। अगर ऐसे ही देखते रहे तो बिस्तर पर ही मर जाओगे। मेरी तेज होती सांसों को देखकर उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं संकोच से मुस्कुराया, जल्दी से पोरिज उसके पास लाया और चम्मच से उसे खिलाने लगा। महिला ने बस मुझे घूरा और फिर चुपचाप मुंह खोल दिया। उसका विरोध ना देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया और मैं लगातार उसे पोरंज खिलाता रहा। जियनशुई ने पिछली रात की किसी बात का जिक्र नहीं किया। गुफान, चैन खोल दो, कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम सच में मुझे ऐसे ही बंद रखोगे? अगर मैं एक दिन भी ऑफिस नहीं गई तो कोई ना कोई पुलिस को कॉल कर देगा। ये गैर कानूनी है। उसकी धमकियों से बेपरवाह मैं सिर्फ मुस्कुराया। नहीं, कंपनी की चिंता मत कीजिए, मैंने सेक्रेटरी से आपकी छुट्टी मंजूर करवा ली है। उन डॉक्यूमेंट्स को मैं संभाल लूंगा। मैंने उसे उसके फोन में मौजूद चैट रिकॉर्ड दिखाया और फिर फोन वापस रख दिया। उसे किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। ये देखकर कि मैंने सब कुछ पहले ही व्यवस्थित कर दिया था। अंशुए ने गुस्से से मुझे घूरा। वह इस समय बेहद नाराज थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने कंपनी में मुझे इतनी ज्यादा अथॉरिटी दे रखी थी, जिसकी वजह से आज मैं उस पर भारी पड़ गया था। अगली सुबह मैंने तैयार किया हुआ खाना उसके बिस्तर के पास रख दिया। सीनियर का पीला चेहरा देखकर मेरे दिल में पछतावे की एक लहर उठी। ये सब मेरी गलती थी। शायद वह अब मुझसे नफरत करती होगी, लेकिन पिछली रात की बात याद आते ही जब उसने सच में मुझे पूरी तरह ठुकराया नहीं था, मेरे चेहरे पर फिर एक मुस्कान आ गई। शायद सीनियर को मुझसे इतनी आपत्ति भी नहीं थी। मैंने कमरा थोड़ा व्यवस्थित किया। जियानशुए बिस्तर पर बैठी मुझे कंपनी के लिए निकलते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं भरी हुई थी। कंपनी पहुंचने के बाद एक दिन की छुट्टी लेने के पश्चात आखिरकार आधिकारिक रूप से काम शुरू करने का समय आ गया। इस एक महीने के दौरान मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि सीनियर के लिए काम से जुड़ी कोई परेशानी ना छोड़ूं। पूरे दिन मैं प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठकर डॉक्यूमेंट्स संशोधित करता रहा। कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मैं घर भी ले आया। उसी शाम बेडरूम में अनुशुई ने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को देखा और अनायास हंस पड़ी। पिछली रात वह लड़का किसी बैल की तरह था। उसका पूरा शरीर अब तक दर्द कर रहा था। मुश्किल से थोड़ी रिकवरी हुई थी और अब वह उससे काम भी करवा रहा था। महिला के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ। उसने मुझे घूर कर कहा, क्या देख रहे हो? जल्दी से साइन करो और अपना फोन लेने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं पक्का कर दूंगी कि तुम कल बिस्तर से उठ ही ना सको। मेरी बात सुनकर महिला स्पष्ट रूप से घबरा गई। पेन उठाते समय उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मौका देखकर मैं जल्दी से नीचे खाना बनाने चला गया। ऐसी ही जिंदगी लगभग पूरे महीने चलती रही। दिन में मैं सीनियर की ओर से कंपनी के मामलों को संभालता और रात में महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स उसकी समीक्षा के लिए घर ले आता। आधे महीने से भी ज्यादा समय साथ बिताने के बाद मैंने महसूस किया कि सीनियर अब भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। हर बार जब मैं घर लौटता तो उसे बालकनी के पास किताब लेकर शांत बैठा पाता, लेकिन वह हमेशा वही ढीली सी बड़ी शर्ट पहने रहती थी। मैं इन दिनों को बेहद संजोकर जी रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ एक हफ्ते से थोड़ा अधिक समय बाद मैं मर जाऊंगा। यह सोचकर मेरी आंखों में अकेलापन आ जाता, लेकिन जल्द ही वही अकेलापन मुझे और दृढ़ बना देता। शुक्र था कि इस दौरान मैं लगातार पेन किलर्स ले रहा था और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। कम से कम मरने से पहले मुझे तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। बस एक चीज मुझे परेशान कर रही थी। मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और मेरा वजन भी काफी कम हो गया था। उस रात जब हम बिस्तर पर लेटे थे, जियानशुए के चेहरे पर बेबसी और झुंझुलाहट दोनों थी। तुम मुझे और कितने समय तक बंद रखोगे? 1 हफ्ते बाद तुम्हें जाने दूंगा। फिर इन आखिरी दिनों में क्या तुम्हें डर है कि मेरा शरीर साथ नहीं देगा? किसने कहा कि मैं नहीं कर सकता? कोई आदमी खुद नहीं कहता कि वह नहीं कर सकता, और मेरी कमजोरी का कारण लंग कैंसर है। इस महिला ने सच में कह दिया कि मैं नहीं कर सकता। समय तेजी से बीतता गया। 1 महीने की समय सीमा में सिर्फ 3 दिन बचे थे। हेलो, क्या आप मिस्टर गी हैं? हॉस्पिटल का कॉल देखकर मुझे लगा कि वे फिर से इलाज के लिए मनाने वाले हैं, लेकिन अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। इलाज का कोई मतलब नहीं था।
मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। मैं कॉल काटने ही वाला था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, आप गलत समझ रहे हैं, गलती हमारी थी। आपकी टेस्ट रिपोर्ट किसी और मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी। अब पूरी तरह स्वस्थ है वह दूसरा मरीज जिसकी रिपोर्ट आपके साथ बदल गई थी। आज सुबह 6 बजे गुजर गया। हमें बेहद खेद है। उसके बाद की बात मैं सुन ही नहीं पाया। मेरी आंखें फैल गई। पूरी तरह स्वस्थ यह शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं बीमार नहीं था, मैं मरने वाला नहीं था, लेकिन अगर मैं बीमार नहीं था तो फिर मैं इतना कमजोर और थका हुआ क्यों महसूस कर रहा था? काम छोड़कर मैं तुरंत हॉस्पिटल भागा। इस समय मुझे अपनी सेहत पहले से कहीं ज्यादा कीमती लग रही थी। मिस्टर गू, आपके बताए गए लक्षणों के अनुसार आपकी कमजोरी और स्टैमिना में कमी का कारण अत्यधिक शारीरिक थकान और लंबे समय तक बड़ी मात्रा में पेन किलर्स लेना है। घर जाइए, कुछ विटामिन लीजिए और 1 महीने आराम कीजिए। आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। हमारी गलती से आपको जो मानसिक तनाव हुआ उसके लिए हॉस्पिटल की ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बीमार नहीं था, एक बार फिर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार मेरे दिल में अपार खुशी थी, मगर वह खुशी जल्दी ही डर में बदल गई। अगर मैं बीमार नहीं था तो 3 दिन बाद सीनियर को आजाद करने पर मैं जेल चला जाऊंगा। नहीं, मैं अब भी जवान था, मेरा भविष्य उज्जवल था। मैं अपनी पूरी जिंदगी जेल में नहीं बिता सकता था। क्या मुझे वापस जाकर माफी मांग लेनी चाहिए? नहीं, वह स्वीकार नहीं करेगी। क्या मुझे उसे पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए? नहीं, वह सोचेगी कि मैं जेल से बचने के लिए बहाने बना रहा हूँ। मेरा दिमाग लगातार घूमता रहा। आखिर सिर्फ 3 दिनों में मैं सीनियर की माफी कैसे हासिल करूं? तभी एक टैक्सी के हॉर्न ने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। संयोग से वही ड्राइवर था जो पिछली बार मिला था। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। अरे नौजवान, फिर तुम इस बार तो काफी अच्छे लग रहे हो। बुरा नहीं हूँ अंकल, वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? अगर किसी ने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बहुत नाराज कर दिया हो, वह उसे माफ करने को तैयार ना हो और उसे जेल जाने का डर हो, तो उसे क्या करना चाहिए? ड्राइवर को देखकर मेरे भीतर उम्मीद की एक हल्की किरण जाग उठी। 1 महीने पहले इसी ड्राइवर ने मुझे ऐसी सीख दी थी जिसकी वजह से मैं सीनियर को पा सका था। अब मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे फिर कोई सलाह देगा। आसान है, विदेश चले जाओ। 3 साल बाद चाहे कितनी भी गहरी नाराजगी क्यों ना हो, काफी हद तक कम हो जाती है और विदेश में हमारे घरेलू कानून भी लागू नहीं होते। नौजवान, कहीं तुम अपनी ही बात तो नहीं कर रहे? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बस एक वीडियो देखा था जिसमें किसी ने यही सवाल पूछा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। सलाह के लिए धन्यवाद। ड्राइवर की बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। झेपते हुए मैंने बहाना बना दिया, अलविदा। नौजवान, और एक सलाह देता हूँ, हर चीज का बहादुरी से सामना करना। ऐसा कुछ मत करना जिसका बाद में पछतावा हो। धन्यवाद। टैक्सी को दूर जाते हुए देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ भागा। मैं अपने असिस्टेंट तक को नजरअंदाज कर गया क्योंकि अचानक मुझे 3 साल वाले एक ओवरसीज प्रोजेक्ट की याद आ गई जिसे अभी तक कोई लीड नहीं मिला था। वह प्रोजेक्ट मानो मेरे लिए ही बनाया गया था। मुझे पता नहीं था कि मेरे जाते ही मेरा असिस्टेंट मेरे हाथ में मौजूद हॉस्पिटल बैग को घूर रहा था। प्रेसिडेंट जी, क्या आपकी तबीयत हाल में ठीक नहीं रही? आप वापस कब आएंगे? पूरे 1 महीने से प्रेसिडेंट जी ने उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया था, इसलिए वह और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। आखिर कौन सा प्रोजेक्ट था जिसने उन्हें इतना व्यस्त कर रखा था? अगले 2 दिनों में मैंने ओवरसीज प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया और सारी एग्जिट प्रोसीजर भी पूरी कर ली। इस प्रोजेक्ट का प्रभारी मैं ही बनने वाला था। पूरी कंपनी हैरान थी, यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आज रात के बाद मैं कल सुबह 8 बजे जियांगचिंग छोड़ दूंगा, तब मुझे जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम मुझे आखिर कब छोड़ोगे? ये हर दिन मुझसे पूछा जाने वाला पहला सवाल था। उसे मुझे घूरते देखकर अचानक मुझे इन दिनों से गहरा लगाव महसूस हुआ, इतना कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसका सवाल मेरे अचानक दिए गए किस्से टूट गया। मेरे मूड को महसूस करके उसने भी कुछ नहीं कहा। सुबह 6 बजे मैं जल्दी उठ गया, कुछ जरूरी सामान पैक किया, नाश्ता बनाकर फूड वार्मर में रख दिया, उसका फोन चालू करके तकिए के पास रख दिया और वह चैन खोल दी जिसने उसे 1 महीने तक बांध रखा था।
उसके एंकल पर लाल निशान पड़ गए थे। मैंने उन्हें काफी देर तक छुआ, उसके माथे पर हल्का सा किस किया, एक नोट छोड़ दिया और टैक्सी लेकर एयरपोर्ट चला गया। सुबह 8 बजे प्लेन में बैठने के बाद आखिरकार मैं थकान से हार गया। उड़ान 11 घंटे लंबी थी, पिछली रात की सारी थकान मिटाने के लिए काफी। दोपहर 3 बजे बेडरूम में आंशु हुए। अचानक फोन की घंटी से जाग गई। प्रेसिडेंट जी असिस्टेंट गु ने कहा था कि आप आज कंपनी लौटेंगी, आप कब आएंगी? अभी भी नींदी हालत में ज्यांशु ने भारी आवाज में कहा, रुको। शब्द निकलते ही उसे पछतावा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने उसका फोन वापस क्यों कर दिया, लेकिन फिलहाल उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। बिस्तर से उतरते ही उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसकी नजर मेज पर रखे नोट पर गई। सीनियर, मैं चला गया हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मेरी पूरी जिंदगी अब भी बाकी है, क्या आप कृपया मेरी शिकायत नहीं करेंगी? नोट पढ़ते ही उसके दिल में अजीब पीड़ा उठी। उसी समय पिछले 1 महीने की सारी बातें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। बाथरूम में बाथटब में बैठकर उसने मैसेज पढ़ने शुरू किए। जब उसने सेक्रेटरी का वह मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि मैं सुबह 8 बजे 3 साल के लिए देश छोड़ चुका हूँ, तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह हंसी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने फोन दीवार पर दे मारा और वह टुकड़ों में बिखर गया। एक आंसू पानी में गिर पड़ा। गुफान, तुम सिर्फ अपनी मर्जी जानते हो, जो चाहिए ले लेते हो और फिर फेंक कर चले जाते हो। बेहतर होगा कि हमेशा विदेश में ही रहो और कभी वापस मत आना। मुझे इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। मैं अब भी प्लेन में गहरी नींद सो रहा था और यह सोच भी नहीं सकता था कि लौटने पर मुझे जी आंशु के गुस्से का सामना कैसे करना पड़ेगा। 3 साल बाद शाम 4 बजे जियांगचे एयरपोर्ट। भाई, थोड़ी दूर खड़ी फेरारी के पास एक आदमी मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। उसे देखते ही मैं मुस्कुरा दिया। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त सुबह था। अभी अभी विदेश से लौटे हूँ, आज रात पार्टी है, जमकर पिएंगे। कार में बैठते ही वह पिछले 3 साल की घटनाएं लगातार सुनाता रहा। मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ सीनियर थी। 3 साल बाद अब शायद वह मुझसे नफरत नहीं करती होगी, है ना? और अगर अब भी करती होगी तो मुझे बस इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि तब मुझे सचमुच पछतावा होगा। भाई, मेरी बात सुनो, मेरा सामान सीधे सुबह के घर भेज दिया गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी सीनियर कितनी जबरदस्त हो गई है। उसने अपने सारे प्रतिस्पर्धियों को दिवालिया कर दिया। अब वह पूरे जियांगज की क्वीन है। कोई उसकी राह काटने की हिम्मत नहीं करता। पिछले महीने मैंने उसे देखा था। उसकी एक नजर ने ही मेरे पैरों से जान निकाल दी थी। सोफे पर बैठा सुबह लगातार बोलता रहा और मैं स्तब्ध होकर सुनता रहा। मेरी सीनियर इतनी ताकतवर हो गई थी। उसकी उपलब्धियां सुनकर मुझे दिल से खुशी हुई। उसी शाम मैंने यूं ही सुबह का एक सूट उठाया और उसके साथ पार्टी में चला गया। जहां तक बार में जाकर पीने की बात थी, सुबह ने कहा था कि आज की पार्टी में एक बड़ा शख्स आने वाला है और वह चाहता था कि मैं उससे कोई पहचान बना लूं। मुझे ये बात हास्यास्पद लगी। जियांगचिंग छोड़े हुए मुझे 3 साल हो चुके थे। मैं भला किस बड़े आदमी को जानता, क्योंकि वह बड़ा शख्स रात 9 बजे आने वाला था। इसलिए मैं और सुबह एक कोने में छिपकर लगातार पीते रहे। वॉशरूम से निकलकर जब मैं हाथ धो रहा था, तभी मेरे पीछे एक आकृति आकर रुकी। वह लाल सूट पहने एक आदमी था जिसकी शक्ल मुझसे कुछ मिलती जुलती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे देखते ही मेरी आंखें ठंडी पड़ गई। वह मेरा सगा बड़ा भाई था। मुझे घर से निकाले जाने की असली वजह भी उसी की साजिश थी। लेकिन आज मैं अभी वापस लौटा था। मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ जश्न मनाना चाहता था, कोई झगड़ा नहीं। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसने आवाज लगाई, तूफान, आज रात तुम यहाँ सिर्फ मुझे अंशुए के सामने इजहार करते देखने आए हो क्या? उसका क्या मतलब है? सीनियर का नाम उसके मुंह से इतनी नजदीकी के साथ सुनकर मैंने उसे घूरा। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे विदेश जाने के बाद अंशुए मुझे अक्सर अलग अलग इवेंट्स में साथ ले जाती थी। उसने हमारी गू फैमिली को अपनी कंपनी के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स भी दिए। आज रात मैं अंशु के साथ रिलेशनशिप में आने वाला हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा विदेश जाना धन्यवाद देने लायक लगता है। इन्हीं 3 सालों ने
मुझे उसके करीब आने का मौका दिया। उसके शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए। मेरी मुट्ठियां कस गई। आज रात गुहान मेरे सीनियर के साथ होगा। यही शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। हाँ, तो वह सचमुच मुझसे नफरत करती थी, ये जानते हुए भी कि मैं गुहान से कितनी नफरत करता हूँ। उसने फिर भी उसी को चुना। उसकी बातों को अनदेखा करते हुए मैं बुझी हुई आंखों के साथ वापस टेबल पर आया और लगातार शराब पीने लगा। अब मुझे समझ आया कि सुबह जिस बड़े शख्स की बात कर रहा था वह सीनियर ही थी, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई। 3 साल बाद लौटते ही जो पहली चीज मैंने देखी वह थी गुहान का उसके सामने इजहार करना, ये सोचकर कि वह जल्द ही उसके साथ होगी। मेरा दिल गुस्से से भर गया। सुबह ने मेरा मूड देखकर मुझे रोकना चाहा, लेकिन मेरे खोए हुए चेहरे को देखकर वह भी मेरे साथ पीने लगा। 1 घंटे बाद हम दोनों पूरी तरह नशे में डूब चुके थे। तभी शोरगुल से भरी पार्टी अचानक शांत हो गई। लाल ड्रेस पहने एक महिला हॉल के बीचों बीच दिखाई दी। उसकी नजर भीड़ पर घूमी और फिर कोने में बेहोश पड़े मुझ पर आकर ठहर गई। उसकी आंखें गहरी हो गई। वह मेरी ओर बढ़ने ही वाली थी कि अचानक एक व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ। सबकी निगाहों के बीच गुहान ने कहा, अंशुए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? पार्टी की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। किसी को हैरानी नहीं हुई। कुछ लोग तो हाँ कहने के लिए शोर भी मचाने लगे। उसी शोर ने मुझे जगा दिया। रोशनी के नीचे खड़े दोनों को देखकर मेरा दिल दर्द से भर गया। मैं दौड़कर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का क्या अधिकार था। मैंने एक और गिलास उठाया और पी लिया, लेकिन उसका स्वाद सिर्फ कड़वा लगा। रोशनी के नीचे गुहान ने मेरी ओर देखा और उपहास से मुस्कुराया, फिर प्यार भरी नजरों से जी अंशुए की तरफ मुड़ा। अंशुए, क्या तुम? तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सब लोग स्तब्ध रह गए। गुहान अपने चेहरे पर अविश्वास लिए उसे घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। क्या वह उसे पसंद नहीं करती थी? फिर उसने थप्पड़ क्यों मारा? सेक्रेटरी जियांग, अभी इसी समय गो फैमिली के साथ सारी साझेदारी खत्म कर दो, और जो लोग अब भी शोर मचा रहे थे उनके कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दो। किसी को सफाई देने का मौका दिए बिना वह भावहीन चेहरे के साथ मेरी तरफ चल पड़ी, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं अब भी उसी भ्रम में था कि उसने गुहान को स्वीकार कर लिया है। जैसे ही मैंने गिलास उठाया, एक नाजुक हाथ ने उसे मुझसे छीन लिया। चिढ़कर मैंने सिर उठाया और महिला के ठंडे चेहरे से नजरें मिली। मेरा सारा गुस्सा तुरंत गायब हो गया और मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ना कर सका। अभी अभी लौटे हो और पहले ही इतना पी चुके हो। गुफान, तुम भी कमाल हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुमने तो गुहान को चुन लिया है, फिर मेरी चिंता क्यों? मैं पूरी तरह नशे में था और अब भी उसी गलत फहमी में फंसा हुआ था कि उसने गुहान को स्वीकार कर लिया है। मुझे यह पता ही नहीं था कि उसने उसे ठुकरा दिया था। खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए मैंने उसके हाथ से गिलास वापस लेने की कोशिश की। मेरी जलन देखकर उसके चेहरे का अधिकांश गुस्सा पिघल गया। सेक्रेटरी जियांग, यंग मास्टर सू को घर पहुंचा दो, ये कहकर उसने मुझे उठाया। मेरे हाथ से शराब उसकी छाती पर गिर गई, लेकिन उसने ध्यान तक नहीं दिया और मुझे उठाकर बाहर ले गई। तभी लोगों को समझ आया कि प्रेसिडेंट जी वास्तव में किससे पसंद करती हैं। बहुतों ने गुहान की तरफ उपहास भरी नजरों से देखा। जो लोग पहले शोर मचा रहे थे उन्हें भी पछतावा हुआ, लेकिन किसी में दखल देने की हिम्मत नहीं थी। होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचकर उसने मुझे वॉशरूम में ले जाकर साफ किया। 3 साल बाद सामने मौजूद व्यक्ति को देखते हुए जियांशुए के मन में गुस्सा भी था और बेबसी भी। उसके बाल सुखाने के बाद मैं उन्हीं हालत में जागा। उसे देखते ही मैंने नाराज होकर उसे दूर धक्का दे दिया। अब तो तुम्हारे पास गुहान है, फिर यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं आऊं तो किसके पास आऊं? मैंने तुमसे कहा था ना, इतनी शराब मत पिया करो। मैंने कहा था, शराब नहीं। उसकी आंखें गहरी हो गई। ये बदमाश लड़का उसे धक्का देने की हिम्मत भी रखता था। ठीक है, उसके साथ सोकर भाग गया और अब ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, जाओ अपना बॉयफ्रेंड ढूंढो। ये सुनकर वह हंस पड़ी। उसे मैं पसंद हूँ लेकिन इजहार नहीं करता। पूरे 1 महीने उसके साथ रहा और फिर विदेश भाग गया। उसने अभी तक मुझसे हिसाब भी नहीं किया था और अब मैं उल्टा उसी को दोष दे रहा था। तुम जैसे ही मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, उसका चेहरा उतर गया और उसने मुझे दबाकर
चूम लिया। इसी दौरान दूसरे होटल स्वीट में मेरा भाई सुबह भी एक महिला के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और जल्दी ही हार मान गया। अगली सुबह अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुली। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि रात किसी ने मेरे साथ बिस्तर साझा किया था। तो पिछली रात सपना नहीं थी। मेज पर एक सूट और सीनियर का छोड़ा हुआ नोट रखा था। उसे देखकर मैंने राहत की सांस ली। कम से कम कोई अजनबी तो नहीं था। मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो गया। आज कंपनी में मेरी वापसी का पहला दिन था। पिछली रात के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वह अब मुझसे नफरत नहीं करती। खुश होकर मैंने टैक्सी ली। 3 साल बाद मैंने उसे अपनी VX ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकाला। तभी मेरे दोस्त का एक मैसेज देखकर मैं चौंक गया। फान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कल रात तुम्हारी सीनियर की सेक्रेटरी जंग मेरे साथ थी। उसने रिकॉर्डिंग भी कर ली है और कह रही है कि अगर मैंने जिम्मेदारी नहीं ली तो मुझे जेल भिजवा देगी। फान, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मेरा मुंह अनायास भड़क उठा। मुझे इससे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि वह सुबह को पसंद करती थी, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था। सुबह, शायद तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। साफ है कि वह तुम्हें पसंद करती है। अगर नहीं माना तो सच में जेल भी जा सकते हो और तुम्हारी फैमिली कंपनी भी मुश्किल में पड़ सकती है। वैसे भी वह खूबसूरत है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब मैं कंपनी पहुंचने ही वाला था, उसका जवाब आया। समझ गया फान। यह देखकर मुझे अच्छा लगा जैसे मैंने कोई अच्छा काम किया हो। आज का दिन अच्छा रहेगा। खुश मन से मैं प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कंपनी में लौटने पर सहकर्मियों ने मेरा स्वागत किया और मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, सेक्रेटरी जियांग सामने आती दिखाई दी। उसने मुझे कुछ दया भरी नजरों से देखा। ये अजीब था, लेकिन सुबह की बात याद करके मैंने पूछा, सेक्रेटरी जियांग, आप सच में सुबह को जेल तो नहीं भेजेंगी ना? वह अचानक झेप गई और जल्दी से लिफ्ट में चली गई। अंदर आओ सीनियर, मैं ओवरसीज प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देना चाहता हूँ। लेकिन उसकी ठंडी निगाहों से टकराते ही मैं रुक गया। जल्दी करो। उसका ठंडा व्यवहार देखकर मैं घबरा गया। मैंने फौरन रिपोर्ट दे दी। ऑफिस से निकलते समय मैं उलझन में था। पिछली रात वह इतनी नरम थी, फिर आज इतनी ठंडी क्यों? कम से कम उसने 3 साल पहले वाली बात नहीं छेड़ी। अगले कुछ दिनों तक मैं सुबह के घर में रहा, क्योंकि सेक्रेटरी जियांग ने बताया था कि मेरी विला सीनियर बेच चुकी है। उस दिन ऑफिस में उसके ठंडे व्यवहार को याद करके मैं वापस जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। डर था कि लौटते ही मुझे सजा मिलेगी, लेकिन जो होना होता है उससे बचा नहीं जा सकता। उस दिन कंपनी की एक पार्टी बार में थी। कई वरिष्ठ अधिकारी लगातार मुझे शराब पिला रहे थे। सभी मुझे अजीब सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे, जिससे मैं उलझन में था। आखिरकार मैं पूरी तरह नशे में धुत होकर बेहोश हो गया। दरवाजा खुला और अंदर कौन आया, ये देखते ही सभी अधिकारी जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। आंशु ने सोफे पर सोए हुए मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। उस रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मेरी और सीनियर की शादी हो चुकी थी और हमारी एक बेटी थी। हम तीनों का परिवार खुशी खुशी रह रहा था। सुबह जब सीने पर भार महसूस हुआ तो मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरे सामने जियांशुए जैसी दिखने वाली एक छोटी लड़की बैठी थी, जो अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से मुझे देख रही थी। मुझे जागा देखकर उसकी आंखें चमक उठी और वह खुशी से मेरी गर्दन से लिपट गई। चारों ओर देखने पर मैंने आंशुए को पास बैठे पाया। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। कुछ क्षणों के लिए मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैं पिता कब बन गया? क्या ये मेरी और सीनियर की बेटी थी? क्या सपना सच हो गया था? अनगिनत सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। काफी देर बाद मैंने मुस्कुराती हुई महिला को देखा और कांपती आवाज में पूछा, ये मेरी बेटी है, तुम्हें क्या लगता है? उस समय तुम इतने बेकाबू थे कि मैं जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई। अगर तुम्हें ये बच्ची नहीं चाहिए तो मैं अब भी गुहान को बुला सकती हूँ। नहीं, उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही मैंने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन उसकी नजरों के सामने जल्दी ही हार गया। सीनियर, मुझे माफ कर दो। मैं 3 साल पहले की बात समझाना चाहता था, लेकिन साफ था कि उसे सब पता था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह ठंडी हंसी ने ले ली। स्वीटी, थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर सेक्रेटरी जियांग के साथ खेलो। डैडी, अब हमें नहीं चाहते।
मम्मी को इन्हें थोड़ा सबक सिखाना है। ठीक है, मम्मी अच्छे से सिखाइएगा। छोटी लड़की फुर्ती से बिस्तर से कूदकर बाहर चली गई और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर गई। मेरे ऊपर झुकी हुई मुस्कुराती महिला को देखकर मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जूनियर हमें छोड़कर 3 साल विदेश भाग जाना मजेदार था। 3 साल पहले तुमने मुझे पूरे 1 महीने तक बंद रखा था। आज से तुम पूरे 1 साल इसी कमरे में रहोगे, वरना मैं और तुम्हारी बेटी गुहान के साथ चले जाएंगे। इतना कहने के बाद उसने मुझे चूम लिया। मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन तभी महसूस हुआ कि मेरे अंकल में पहले से ही एक चैन लगी हुई थी। उस चैन का मटेरियल मेरे लिए बहुत परिचित था। वही चैन थी जो मैंने 3 साल पहले खरीदी थी। मैं उसकी सजा का ना विरोध करने की हिम्मत रखता था, ना शिकायत करने की। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी और बेटी गुहन को हस्बैंड या डैडी कहें। वे दोनों मेरी थी। ये सब मैं डर्व करता था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मुझे सिर्फ एक बात का पछतावा था, उस टैक्सी ड्राइवर की सलाह मानने का। नहीं तो मुझे अगला 1 साल बिस्तर पर नहीं बिताना पड़ता। लेकिन मैं उसका आभारी भी था। अगर उसकी सलाह ना होती तो शायद मुझ में सीनियर को अपने पास रखने की हिम्मत नहीं आती और ना ही मुझे इतनी प्यारी बेटी मिलती। कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में जीना और जो सच में चाहते हो उसे करने की हिम्मत रखना अक्सर तुम्हें वही दिलाता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चाह होती है। 1 साल बाद वापस आने के बाद यह पहली बार था, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी में भी पहली बार जब मैं किसी अम्यूजमेंट पार्क आया था। फर्क बस इतना था कि इस बार मेरे साथ 2 लोग थे। फेरिस व्हील पर बैठते समय महिला अचानक मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, हनी यान कह रही है कि उसे एक लिटिल ब्रदर चाहिए। ये सुनकर मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई और पैर तक कमजोर पड़ गए। लेकिन डर से कहीं ज्यादा मेरे भीतर खुशी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस महिला को मैं इतने वर्षों से चाहता था वह अब भी मेरा बच्चा चाहती होगी। जहां तक मेरी बात थी, मुझे लगता था कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने उसे 1 महीने तक परेशान किया, फिर 3 साल के लिए छोड़कर विदेश भाग गया। उसे हमारी बेटी अकेले पालनी पड़ी, जबकि मैं विदेश में आराम से जी रहा था। लौटने के बाद उसने मुझे सिर्फ 3 दिन तक बंद रखा और फिर मुझसे शादी भी कर ली। उसी पल मैंने मन ही मन कसम खाई कि अपनी बाकी पूरी जिंदगी में मैं इन दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब फेरिस व्हील सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा, उस महिला की आंखों में खुद को देखते हुए मैंने गहरी सांस ली और माँ बद दोनों की हैरानी के बीच एक घुटने पर बैठ गया। मैंने वह रिंग निकाली जिसे मैं पहले से तैयार करके लाया था। मैं कभी नहीं भूला था कि इस महिला को मैं अब तक अपना कन्फेशन देना बाकी था। अपनी बेटी को गवाह बनाकर मैंने 12 साल से प्यार की हुई महिला की उंगली में रिंग पहना दी। उसी शाम अचानक मेरा मन हुआ कि टैक्सी से घर जाऊं। सोचा कार कल ले लूंगा। टैक्सी में अपनी बेटी के साथ खेलते हुए अचानक मुझे ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। वह जानी पहचानी आवाज सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। यंग मैन, सचमुच तुम ही हो। 3 साल बीत गए और अब तुम्हारी एक बेटी भी है। जी सर, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कभी आपको खाने पर जरूर बुलाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं, तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल हो। लेकिन उसे अनछुए के बारे में कैसे पता था? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, फिर उस महिला की तरफ जो टैक्सी में बैठने के बाद से चुप थी। अचानक मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़े जाल में फंस गया हूँ। डैड, किसी दिन मैं अपने हस्बैंड को घर लेकर आऊंगी ताकि वह आप और मॉम से मिल सके। ठीक है, जरूर, मेरे बगल में बैठी महिला ने शांत स्वर में कहा। उसी क्षण मुझे सब समझ आ गया। मेरी पत्नी शुरू से ही मुझे पसंद करती थी, तभी तो वह हमेशा इतनी सहयोगी रही थी। आखिर सबसे माहिर हंटर वही होता है जो खुद को सबसे अच्छी तरह छिपा सके।